नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, हमने एक वीडियो बनाया था माइक्रो नोट्स के ऊपर और डायग्राम फ्लो चार्ट किस प्रकार यूज करने हैं उसके ऊपर। तो वो आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और उसके बाद काफ़ी कमेंट आए थे कि सर ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आप ये कंप्लीट करा दीजिए। तो इसलिए आज GS3 का मैं लेकर आया हूँ। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे और इसमें केवल आपको डायग्राम ही नहीं बताया जाएगा बल्कि चार्ट और डेटा किस प्रकार से आपको नोट करना है और किस प्रकार से अपने उत्तर में उसको प्रयोग करना है। क्योंकि GS3 में आप जानते हैं कि फैक्ट्स और प्लस फिगर और आपका जो फ्लो चार्ट इत्यादि जो होते हैं उनका काफ़ी यूज होता है। और इसके साथ ही जैसे कि बार बार मैंने बताया कि कीवर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी सब्जेक्ट है। GS3 में तो स्पेशल कीवर्ड जो है स्पेशली आपके लिए बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कीवर्ड्स का मैं जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे आप खाद्य सुरक्षा के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें पोषण, उपलब्धता, ये मेन फीचर जो है ना आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, जैसे ही खाद्य सुरक्षा का क्वेश्चन आता है तो केवल उसकी उपलब्धता नहीं देखेंगे, आप उसको 3 आयाम से देखेंगे। खाद्य सुरक्षा ऐसे डायग्राम बनाएंगे, खाद्य सुरक्षा तो उपलब्धता, वहनीयता और सततता, अर्थात सतत है कि नहीं है, लगातार खाद्य का जो है आपूर्ति हो रही है कि नहीं है, तो ये देखना है। और डायग्राम कैसे बनाने हैं और ग्राफ कैसे बनाने हैं। क्या होता है कि कई बार जब आप ग्राफ बनाते हो ना तो सीधा बस आपको यही याद आता है कि अच्छा ये बना दिया और ऐसे बना दिया, जबकि ग्राफ जो है ना हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे अगर आता है कि विद्युत उत्पादन अर्थात ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भारत कितने आगे बढ़ा है, या भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो ऊर्जा के लिए क्या करेंगे आप, जैसे आप लिखेंगे 1951 में कितनी थी, कितनी यूनिट ऊर्जा की डिमांड थी, तो आप सीधा अगर आप ऐसे ना बनाए उसको, क्योंकि ऐसे बोरिंग हो जाएगा फिर कॉपी ना, तो आप ऐसे बना दीजिए। जैसे ऊर्जा, ये साइन होता है ऊर्जा का, ये इतना, अभी मांग कितनी बढ़ी है हमारी, ये ऐसे बना दीजिए आप। ऐसे करके जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा से हो जाएगा। तो जैसे ये एनर्जी होती है, या कोई जनसंख्या विस्फोट का बनाते हैं, तो डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो कि इस समय इतनी जनसंख्या थी और उसके बाद हमारी इतनी जनसंख्या हुई। ये बड़े ही आसान से डायग्राम है और आपको ना आपकी कॉपी को एक अच्छा लुक देंगे। जैसे कोई हो सकता है, कोई अन्य है कि आपको वृद्धि दिखानी, स्टार्टअप की वृद्धि दिखानी है। उदाहरण के लिए जैसे कि 2014 में कितने स्टार्टअप थे, ओनली एक। अभी 2024 या 25 में कितने हो चुके हैं, बढ़कर लगभग 2000। तो ऐसे दिखा दीजिए डायग्राम आप। तो अलग अलग फॉर्म के हम आपको डायग्राम और ग्राफ बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि आपको वेन डायग्राम ही बनाना है या बार चार्ट ही बनाना है, क्योंकि ये तो आपकी मैथमेटिक्स की तो कॉपी है नहीं कि आपको उसी फॉर्मेट में बनाना है जो प्रॉपर ग्राफ है। यहाँ तो आपको कॉपी को अच्छा दिखाना है और एग्जामिनर को समझा देना है, क्योंकि एग्जामिनर मैथमेटिशियन थोड़ा ही है, वो तो आपका कोई जनरल टीचर होगा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब जानता होगा। तो उसके लिए आप कहना, उसको अच्छा दिखाने के लिए आपको कॉपी अच्छी दिखानी पड़ेगी कि भाई ऐसे बनाइए आप। कई डायग्राम भी बनाए बताएंगे, ऊपर आपको बता देंगे, बनाए हैं आपको बताएंगे। और माइक्रो नोट्स के जो टॉपिक है, देखिए मैं आज क्या क्या लेके आया हूँ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PDS, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, मत्स्य, उर्वरक, है ना, कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी होती है, ये सारे रिपीटेड थीम है जिनको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। अर्थात इनको अगर आप कर लेते हो तो आपका ये समझिए कि GS3 का 80% काम हो गया है आसान। और इन सबको छोड़ देते हैं एक्चुअली। जैसे LPG, सबको पता है LPG जो है लिबरेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कोई भी साल आप देखिए उठा के, UPSC देखिए या UPPCS देखिए, ये हो ही नहीं सकता कि इसका एक क्वेश्चन ना आए हो। मिनिमम 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके तो नोट्स आप बना लीजिए और इसके नोट्स के साथ कुछ फैक्ट बनाइए, कुछ ग्राफ आप पहले ही अपने नोट्स में लिख लीजिए कि मैं ना इस प्रकार के, इतने प्रकार के ग्राफ बनाऊंगा। तो फिर वो आपके एग्जाम में ना तुरंत क्लिक होगा और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए आंसर राइटिंग में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे और कुछ फ़ायदा होगा नहीं। देखिए कौन कौन से टॉपिक है आज देख लेते हैं। गिग इकोनॉमी, कौशल, स्टार्टअप के ऊपर आता है क्वेश्चन। जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था चर्चा में है तो ये आती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, ये आती है। ई कॉमर्स, जैसे अभी आप जानते हो जोमेटो का और स्विगी का इशू आया था, जो ये आम आदमी पार्टी के जो सदस्य थे राघव, उन्होंने वो मुद्दा उठाया था।
ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर आता है, क्योंकि सरकार रोज रोज नई पहले शुरू कर रही है इधर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। गीग अर्थव्यवस्था क्या है, देखिए गीग अर्थव्यवस्था के ऊपर अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इसके चांस पूरे हैं पूछने के। पीसीएस पूछेगा, यूपीएससी तो पूछ चुका। पीएम गति शक्ति, ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसका प्रयोग आप कम से कम 10 जगह कर सकते हैं। कहीं खाद्य सुरक्षा की बात आएगी, अवसंरचना की बात आएगी, वहाँ आप इसको यूज करेंगे, अवसंरचना निर्माण। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आएगी, उससे डायरेक्ट लिंक है तो वहाँ भी आएगी। आत्मनिर्भर भारत, देखिए ये इसके 5 स्तंभ है, याद नहीं रहते हैं तो एक ट्रिक बना लीजिए, देसी डी से क्या है, डेमोग्राफी। ई से इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था, एस से क्या होगा, सिस्टम होगा, आई से इंफ्रा अर्थात अवसंरचना, और डी से फिर डिमांड हो गया। तो ऐसे बना लीजिए, याद रह जाएगा आपको। धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आपको पता ही है, हर बार पूछता है आयोग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपके पास इतने से पॉइंट होने चाहिए, तो आप पूरा उत्तर लिख लोगे। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये तो अभी न्यूज में रहता है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये आंतरिक सुरक्षा में आता है भाई, आज सुरक्षा बलों के प्रकार पूछता है, उससे मैं आपको याद नहीं आएंगे। और जब ये शॉर्ट नोट बने रहेंगे, देखिए असम राइफल्स कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार सीमा पर। बीएसएफ कहाँ है, पाक और बांग्लादेश बॉर्डर पर। आईटीबीपी कहाँ है, इंडो तिब्बत, इसके नाम से पता चलता है, तिब्बत और चीन बॉर्डर के ऊपर है। एसएसबी के सीमा सशस्त्र बल, इनकी तैनाती कहाँ होती है, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर। तो जब आपको इस लेवल का पता होगा तो आप केवल ये नहीं लिखेंगे कि CAPF हमारे 7 प्रकार की फोर्सेस के अंदर है और ये सुरक्षा का काम करती है, ये करती है, वो करती है। आप एग्जैक्ट लिखोगे कि ITBP कहाँ तैनात है, BSF कहाँ तैनात है, NSG क्या काम करता है। NSG देखिए बॉर्डर के ऊपर इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन आंतरिक जो होते हैं, आंतरिक जो एक किस्म से अस्थिरता होती है उसको टैकल करता है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय चला गया था, मुंबई हमले में NSG का रोल था। आपने देखा होगा NSG कमांडो कैसे ताज के ऊपर उन्होंने जंप किया था और फिर आतंकवादियों को ढेर किया था। ऑपरेशन अक्षरधाम है ना, और ये फिर आंतरिक सुरक्षा बल CISF, आपको पता ही है महत्वपूर्ण जितने संस्थान हैं उनकी सुरक्षा करती है। तो ये सारे डिस्कस करते हैं शुरू से। और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, बार बार बोलना पड़ता है, आप कीजिए, आपका लाइक में कुछ नहीं जाएगा, हमें क्या है प्रोत्साहन मिलता है उससे। देखिए नियोजन के प्रभाव, ये नियोजन के प्रभाव लिखा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं बता देता हूँ। प्लानिंग एक टॉपिक है GS3 में, आपको पता होगा शुरू में 2-3 टॉपिक देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो प्लानिंग का ही है, अर्थात नियोजन। नियोजन मतलब क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था में एक प्लानिंग के तहत ही आगे बढ़ना होता है। ये नहीं कि भाई आज ये पॉलिसी आएगी कल ये पॉलिसी आएगी। जैसे 1991 में क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी क्या आई थी, नियोजन क्या हुआ था कि हम जो है LPG अर्थात उदारीकरण, वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के को लेकर आगे चलेंगे। तो उसके बाद उसी प्रकार की पॉलिसी आती चली गई है। तो उसके प्रभाव पूछता है, नियोजन के प्रभाव क्या होते हैं। उससे पहले क्या था नियोजन, और उसके साथ भी क्या क्या चल रहा था। आज़ादी के तुरंत बाद आपको पता है 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। फिर नई औद्योगिक नीति कब आई थी, 1991 में। और अभी क्या है, अभी जो नीति आयोग है ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियाँ बना रहे हैं, तो उसका भी जिक्र करेंगे आप। तो उनका प्रभाव पूछता है। देखिए जब प्रभाव हम करेंगे तो प्लानिंग हर क्षेत्र में होती है, केवल अर्थव्यवस्था में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में होती है। अर्थात हमारे नए नए स्कूल बनते हैं, शिक्षा, कौशल विकास सबके ऊपर ध्यान देती है सरकार, तो इसका भी तो नियोजन करती है प्रॉपर। जैसे ऑपरेशन कायाकल्प है, आप जानते होंगे। तो ये सब कैसे लिखेंगे आप, देखिए जब भी नियोजन के प्रभाव आते हैं तो उसको आप अलग अलग एंगल से लिखेंगे। देखिए नियोजन के प्रभाव से क्या हुआ, हमारे खाद्यान्न में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में कितना है। देखिए ये ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, इसका सीधा सा ऐसे बनाएंगे, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि 1950 में कितने थे, 5 करोड़ टन। अभी 2024 तक कितना हुआ, 34 करोड़ टन। 25 का डेटा आप दे दीजिए अगर आया है तो। साक्षरता देखिए 1951 से लेंगे ना, क्योंकि प्लानिंग जो है ना हमारी 1951 से शुरू हुई थी। नियोजन जो है भारत में, नियोजन कब हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में तभी शुरू हो चुका था। तो तब से लेकर अब तक का प्रभाव दिखाएंगे हम। तो साक्षरता में क्या हुआ, देखिए साक्षरता में गए 18.33% केवल लोग साक्षर थे हमारे 1950 में। अभी 2011 की जनगणना हुई है लास्ट, उसके अकॉर्डिंग कितना है, अभी 74.04% साक्षरता हो चुकी है। तो इसका ग्राफ आप ऐसे ना बनाकर, है ना, ऐसे बनाएंगे तो सिंपल सा ग्राफ हो जाएगा और उतना ही समय लगेगा उसमें। देखिए ऐसे सिंपल सी एक किताब बना दिया आपने, ऐसे ये बना दी किताब, एक किताब यहाँ बना दी ऐसे। जब आप 1-2 बार बना लेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए 18.33 और यहाँ लिख दीजिए 74 दशमलव कुछ, या लगभग लिख दीजिए, नहीं याद है एग्जैक्ट।
तो इससे क्या है, आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। प्रति व्यक्ति आय देखिए, लिखेंगे हम सीधा 1951 में कितनी थी, 3687 रुपये, 3687 रुपीज़ थी मात्र प्रति व्यक्ति आय सालाना। अभी 2023 में कितने हो चुके हैं जो आंकड़े आए थे, 1,72,000, अभी 1,92,000 के आसपास हैं, तो वो लिख दीजिए आप 2025 में। विद्युत उत्पादन जैसे मैंने बताया, देखिए ऐसे सिंपल से ये तो बनाना आपको, ये बढ़ता विद्युत उत्पादन ऐसे दिखा दीजिए आप, तो उससे क्या है कि ग्राफ आपका अच्छा लगेगा। कितना था ये डेटा लिख दीजिए आप। 1951 में क्या थे, 1400 मेगावाट था। 2024 तक कितना पहुंचा, देखिए कितना, 452 गीगावाट, अर्थात मेगावाट में लिखेंगे तो इसमें 0 लगा देंगे आप, मतलब 4,52,000 मेगावाट लिख देंगे आप सीधा। लो इस्पात उत्पादन क्षमता कितनी हो चुकी, 1950-51 में कितनी थी हमारी, 10 लाख टन, अभी कितना बढ़ी है, 15 करोड़ टन हो चुकी है। अब ये देखिए इसका ग्राफ आप ऐसे बना दीजिए कि एक ये छोटा सा बॉक्स बनाया और फिर एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया, ऐसे ऐसे करके। तो ये बड़ा सिंपल है, लेकिन आप जब सोचेंगे तो आप उधर कर लेंगे। लेकिन क्या है कि छात्र सोच ही नहीं पाते हैं, वो ना बस नोट्स बनाते रह जाएंगे ऐसे लाइन फॉर्म में, और फिर ग्राफ और इन सब की कमी होगी तो उत्तर एवरेज से कम मिल जाएंगे आपको। जैसे बताया था कि आपको केवल आधा अंक ही तो बढ़ाना है हर क्वेश्चन में, आधा अंक बढ़ाएंगे तो 10 वालों में 5 इधर बढ़ेंगे आपके और 5 इधर बढ़ेंगे। तो अगर किसी के 90 हो गए तो 100 हो जाएगा, और किसी के 100 अंक आ रहे हैं तो 110 पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही अंक बढ़ाने हैं, क्योंकि ये मत सोचिए कि आप, मैं अभी 4 नंबर का लिख रहा हूँ तो मेरे 6 अंक आ जाएंगे, नहीं, आधा अंक ही एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि वहाँ इतना कंपटीशन है और एग्जामिनर जो है थोड़ा थोड़ा अंतर से ही सबको ऊपर नीचे कर देता है। स्वास्थ्य में देखिए, अब ऐसे एक ये ग्राफ बना लीजिए आप इस प्रकार का, ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए। जीवन प्रत्याशा में देखिए, जीवन प्रत्याशा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या अगर आपको बताना है शिशु मृत्यु दर या जो भी है उसमें वृद्धि या कमी कितनी कमी आई है, वृद्धि तो हो ही नहीं रही है, कमी आ रही है। तो आप जब भी आएंगे तो एक व्यक्ति से बना दीजिए, ऐसे ये छोटा सा बना दीजिए, ये बड़ा बना दीजिए, इसकी आयु ज़्यादा बढ़ गई, इसकी कम थी पहले। 1950 में हमारी 32 वर्ष थी औसत आयु, अभी कितने हो चुकी है, 70 क्रॉस कर चुके हैं। 2024 में 70.6 वर्ष हो चुकी है अब औसत आयु। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका क्या है, उत्तर जो है बेहतरीन लगेगा। तो ये सब आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में या एक कॉपी में, या जहाँ भी माइक्रो नोट्स बना रहे हैं उसी के साथ साथ एक लास्ट में एक पेज रखिए कि ये ग्राफ इतने में बनाऊंगा, इस GS3 में या GS2 में जिस भी पेपर में है, उसके लास्ट में एक पेज ऐड कीजिए, A4 शीट 1 से 2 पेज, और उनमें सारे ग्राफ बना लीजिए और उसे बार बार देखिए। जब भी आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये देखिए बार बार, क्योंकि बना भी लिए और रख दिए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए फैक्ट्स की बात करते हैं, बार बार पूछते हैं सर डेटा कैसे नोट करें। एग्रीकल्चर है उदाहरण के लिए, इसमें 4-5 डेटा आपको याद करने हैं खाली। भाई 22% किसान क्या है, BPL है, गरीबी रेखा से नीचे है। 50% किसान ऋणग्रस्त है। तो ये आपके देखिए कहाँ कहाँ काम आएगा, GS3 में आएगा, GS2 में काम आएगा, SA में काम आएगा। 30% जो है अभी भी गैर संस्थागत ऋण लेते हैं, अर्थात बैंकिंग से बाहर जो साहूकार वगैरह है उनसे लेते हैं। 2% निर्यात में भागीदारी है मात्र हमारी। देखिए कहने के लिए हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि की ही भागीदारी सबसे कम है, केवल 2% है पूरे विश्व में। होनी तो कम से कम 8-10 चाहिए थी, है ना, लेकिन ये कम है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली उत्पादन तो अधिक होता है, उपभोग भी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि जनता ज़्यादा है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर का योगदान आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी डायरेक्ट। तो इसका एक पाई चार्ट बनाइए, बेस्ट है सबसे, ये इस प्रकार से पाई चार्ट बनाइए। द्वितीय क्षेत्र का इतना है 27.5, 27.5, प्राथमिक का 18.3 और तृतीयक का 54 कुछ। अब इसमें ना आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है हर साल। तो इसमें आप 27 की जगह 28% भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 लिख देंगे, यहाँ एग्जैक्ट मत लिखना, यहाँ 54 का 55 कर देंगे या 53 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए आपको कि जो ये टर्शियरी सेक्टर है, अर्थात सेवा क्षेत्र जो है वो 50% से भी ज़्यादा है, ये मायने करता है। वो प्राथमिक सबसे कम है और सेकेंडरी ठीक ठाक है, मतलब 1/4 से ज़्यादा है। तो ये याद रखिए आप, क्योंकि एग्जैक्ट वहाँ याद रहना मुश्किल है। देखिए कहना तो आसान है मेरे लिए भी कि ये आप ऐसे बनाइए, लेकिन वहाँ एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा आपको, तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना। किसी भी जो टॉपर्स भी हैं उनको भी एग्जैक्ट याद नहीं रहता है, आप ऐसे ही आसपास का डेटा लिख देंगे। नहीं इक्वल लिखना है तो इक्वल की बजाय आप ये साइन बना दीजिए, ये होता है लगभग का साइन, कि इक्वल इसके बराबर लगभग, है ना। तो ये बनाइए, नीचे सीधी लाइन, ऊपर ये लेटी हुई लाइन, ऐसे मुड़ी हुई कर्व वाली लाइन। तो इससे आपका जो है उत्तर, डेटा, उस उत्तर में डेटा भी आ जाएगा, ग्राफ भी आ जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो भी आ जाएंगे सारे।
देखिए हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उर्वरक का उपभोग आप याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा आपके। 1960 से उपयोग जो है अभी तक 30 गुना बढ़ा है, हरित क्रांति के प्रभाव हुए। अब ये डेटा हम 1950 से थोड़े देंगे, क्योंकि हरित क्रांति हुई हमारे 1960 के दशक में, तो 1960 से ही हरित क्रांति के बाद से ही उर्वरक जो है ज़्यादा उपयोग करने लगे हम लोग, तो अब तक 30 गुना बढ़ चुका है। ये डेटा एग्जैक्ट याद करिए आप। 1960 में कितना था, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक का जो खपत थी हमारे यहाँ, अभी कितनी हो चुकी है, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखिए कितना गुना बढ़ा है, आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना, 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया है लगभग। अब ये देखिए 10 क्या, ये तो ज़्यादा ही है, मतलब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे, 30 गुना बढ़ चुका है ना, 30 गुना बढ़ चुका है। देखिए जबकि उत्पादन केवल 3 गुना बढ़ा है। देखिए आप ये लिंक करते चलिए, 30 और 3 आपको तुरंत याद हो जाएगा कि उत्पादन बढ़ा है 3 गुना और उर्वरक की खपत बढ़ गई है 30 गुना। बस ऐसे याद कर देना है, आपको ग्राफ बना के वहाँ दिखा देना है कोई भी। खाद्यान्न सब्सिडी के बाद क्या है, सेकंड लार्जेस्ट। अब ये देखिए, ये आपको समझना आए ना आए, मेरे समझ आ जाएगा, ये मैंने क्या नोट्स बनाए थे, ऐसे ही आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए कि उर्वरक की जो सब्सिडी है ना, सब्सिडी का एक भार पड़ता है, उर्वरक के ऊपर सरकार बड़ी सब्सिडी देती है। तो जो सबसे नंबर 1 है खाद्यान्न सब्सिडी है, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी दे रही है, तो इससे क्या है, राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है। तो ये आप लिखिए और यही आप अपने एग्जाम में यूज कीजिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग हानि, देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, जब भी खाद्य प्रसंस्करण का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा वहाँ पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, अर्थात फसल कटने के बाद उसमें कितना नुकसान होता है, 40% जो है हमारा नुकसान हो जाता है, उत्पाद खराब हो जाते हैं। तो देखिए लगभग आधे से थोड़े से कम तो खराब ही हो रहे हैं, और ये कितनी बड़ी हानि है हमारी, ये किसी के काम के नहीं रहते हैं। मत्स्य उत्पादन, ये 3 डेटा याद कर लीजिए आप, इसके अलावा कुछ डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डेटा करेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, मैं पहले ही बोलता हूँ कि 3 2 3 4 बस, इससे ज़्यादा डेटा मत कीजिए। विश्व में कितना है, 8%। रैंक कितनी है, भारत की 3rd है मत्स्य उत्पादन में। और कृषि, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, इसमें कितने प्रतिशत का योगदान है इसका, 7% कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी। तो ये 3 चीज़ याद रखिए। मत्स्य का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, योजना आपको याद आई जाएगी, पीएम मत्स्य संपदा योजना। यूपी का आता है तो निषाद राज योजना याद रखिए। तो ऐसे अपने स्टेट की भी 1 1 2 2 याद करते चलिए तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो आपको GS 5 और 6 में काम आएगा। बागवानी, देखिए बागवानी का एक पूरा टॉपिक है, तो उस टॉपिक के इतने 10 पेज के या 5 पेज के नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। उसके ये 4-5 टॉपिक बनाइए, 4-5 फैक्ट्स बनाइए, ये डेटा बनाइए माइक्रो नोट्स में, और फिर कहानी तो आप लिख ही देंगे, व्याख्या सब करते हैं। एक्चुअली देखिए जितनी भी कॉपी में चेक करता हूँ ना, सब में क्या है, पॉइंट सब अच्छे लिखते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, केवल कुछ लोग जो है उदाहरण और डेटा का प्रयोग करते हैं, और ग्राफ वगैरह का कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो भी 2-3 साल से तैयारी कर रहा है वो पॉइंट तो लिख लेगा भाई, बागवानी के ऊपर सब लिख देंगे ना कि भाई आलू, अगर यूपी का आता है तो आलू गन्ना इसमें नंबर 1 है ना। एग्रीकल्चर में जब आएगा कि हम विश्व में इन चीज़ों में नंबर 1 है, वो भी हम बता देंगे, लेकिन डेटा नहीं देगा कोई भी। जो डेटा देगा वही, उसी को अच्छे नंबर मिलते हैं और वही टॉपर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। तो ये याद करिए आप। कृषि जीवी में ग्रोस वैल्यू एडिशन अर्थात GVA में कितनी भागीदारी है बागवानी की, 33%, ये याद कर लीजिए। निर्यात में भागीदारी कितनी है विश्व में, मात्र 1%, तो ये याद करिए। सेकंड किस में है, फल और सब्जी उत्पादन में। कुल उत्पादन कितना है, ये आप मंत्रालय का नाम लिख दें, MOAW, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, जो भी है ये देख लीजिए। 341 मिलियन टन अभी उत्पादन था ये, है ना। अभी इस बार और बढ़ चुके हैं। खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, 332 मिलियन टन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बागवानी का जो है हमारा इससे भी ऊपर है, खाद्यान्न से भी ऊपर है। तो ये याद रख लेना, ये डेटा माइक्रो नोट्स बना लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, खाद्य प्रसंस्करण, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए वीडियो देखिए अंत तक, और लाइक करिए ना करिए, लेकिन नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है ज़्यादा। 135 बिलियन जो है डॉलर का है भारत में अभी, जो इसका जो आकार है खाद्य प्रसंस्करण का, इतना आकार हो चुका है। कृषि जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, 11% की। निर्यात में 13%, 10% क्या है, सालाना ग्रोथ से बढ़ रहा है ना, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ बोलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हैं, जैसे अचार बनाती है या कुछ भी बनाते हैं प्रसंस्करण से, फूड प्रोसेसिंग से, तो 75% क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित क्षेत्र की इकाई है। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ क्या होता है, इनके पास धन भी कम होता है, तकनीकी भी कम होती है, और स्किल्ड लेबर भी कम होती है। तो ये आप इसके जब भी नेगेटिव पॉइंट आएंगे तब ये आप लिख दीजिए।
2% क्या है, मात्र फल और सब्जियों का प्रसंस्करण हो रहा है, देखिए। और 98% हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं या फेंक रहे हैं। तो अगर उनको प्रसंस्करण करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी उनकी, किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे और इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ेगा और द्वितीयक सेक्टर भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप लिंक करना सीखिए। और तृतीयक इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सेवाएं भी बढ़ेगी, भाई सेवाएं भी तो जुड़ेगी इनसे, फिर मेनली तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो बढ़ेगा ही। अब पीडीएस, देखिए पीडीएस का भी क्वेश्चन आता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, जब भी पीडीएस का क्वेश्चन आएगा। ये तो मैं कहीं लिखूंगा ही, या इंट्रो में या भूमिका में या वो सॉरी निष्कर्ष में या कहीं मेन बॉडी में। कितने जनसंख्या कवर कर रहा है, 67% को। कितने प्रतिशत ग्रामीण, 75%। शहरी 60%। इनमें कुछ भाई साहब तो ऐसे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो उठाए जा रहे हैं फ्री का अनाज सस्ता। तो ये आप डेटा देंगे। दूसरा क्या है, 81 करोड़ लोग कवर हो चुके हैं, बिल्कुल सीधा सीधा डेटा है ये कई साल से लगातार चला आ रहा है कोविड के बाद से, तो ये आप याद कर लीजिए। इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, इतना तो लिखेंगे। ज़्यादा करना है 81 करोड़ प्लस कर दीजिए बस, ऐसे इतने करोड़ जो है लोग कवर हो रहे हैं इसके तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। अच्छा, 5 लाख हमारी ये उचित मूल्य की दुकानें जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फेयर प्राइस शॉप, है ना, सभी ऑटोमेटेड है। तो ये अच्छी बात है। जब भी डिजिटलीकरण का क्वेश्चन आता है तो उसके आप लिख दीजिए कि इतने इतने लाख दुकानें जो है सब में बायोमेट्रिक वगैरह के थ्रू जा रहा है, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। खाद्य सब्सिडी का बोझ, देखिए जो बताया था ना, उर्वरक सब्सिडी दूसरे नंबर पर आती है और खाद्य सब्सिडी पहले नंबर पर आती है। 1% GDP का है, तो ये राजकोषीय घाटे में भी बढ़ावा दे रहा है, देखिए आगे देखते हैं। द्वितीयक सेक्टर, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और नहीं पाएंगे तो आप इनडायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। 11% रोजगार कितना है, विनिर्माण क्षेत्र देता है, मैन्युफैक्चरिंग। और 40% रोजगार कौन से देते हैं, इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्र। कितने SEZ है हमारे यहाँ, ये आप कहीं ना कहीं कोट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है 272 जो वर्किंग है, अभी नोटिफाइड तो ज़्यादा है। MSME, अब देखिए आप MSME का कभी ऐसा हुआ कि किसी साल क्वेश्चन नहीं आता है, हर साल आता है। तो MSME के बारे में आप 3-4 योजनाएं, कीवर्ड वगैरह याद करेंगे और 1-2 डेटा। तो ये डेटा सबको पता रहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा। आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। 40% निर्यात में भागीदारी होती है, GDP में 30% है MSME की। और इसके जो है 95% क्या है, असंगठित है ना। और 48% क्या होता है, उत्पादन, कुल औद्योगिक उत्पादन का, अर्थात जितनी भी इंडस्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा है, मान लिया कुछ भी बन रहा है, उसमें 48% क्या है, MSME का योगदान है। तो छोटी जो कंपनियां हैं, वो दिखने, जो छोटी इकाइयाँ हैं, वो भले ही इतनी छोटी छोटी इकाइयाँ बनी हुई छोटे छोटे शहरों में, लेकिन कुल उत्पादन का जो हमारा है वो आधा लगभग वही उत्पाद करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां इतना नहीं करती हैं, मतलब वो भी आधा ही करती हैं। तो इसका कम रोल नहीं है फिर MSME का। अच्छा, इसमें 2-3 याद करेंगे आप। स्फूर्ति योजना किस लिए चली थी, बुनियादी ढांचे के लिए। तो स्पेसिफिक योजना बताइए आप। छात्र क्या करेंगे, MSME सरकार की पहले ऐसे लिख देंगे, एस्पायर, स्फूर्ति, लेकिन उसमें ये नहीं लिखेंगे स्फूर्ति किसके लिए, बुनियादी ढांचे के लिए। तो ये बताइए एस्पायर किस लिए है, टेक्नोलॉजी के लिए। एस्पायर इनके डिजिटलीकरण के लिए, ASPIRE ऐसे लिखेंगे आप। इंग्लिश का कीवर्ड कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंग्लिश कितना प्रयोग कर सकते हैं, कुछ छात्र ये पूछते हैं। इंग्लिश आप आराम से 10% जो है कीवर्ड्स जो यूज कर सकते हैं इंग्लिश के, हिंदी के पेपर में भी। ये कोई कहीं वो बताया नहीं है, लेकिन जितने जैसे हमने जानकारी प्राप्त हुई है, RO वगैरह 1-2 दोस्त हैं, वे ये बताते हैं कि जब कॉपी चेक होती है तो 10% भी इंग्लिश आप लिख रहे हो तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। और टेक्निकल वर्ड सीधा सीधा लिखा हुआ है, जब उत्तर पुस्तिका मिलती है मेंस की, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि टेक्निकल वर्ड्स का आप इंग्लिश में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे डरने की बात नहीं है। जैसे विश्व बैंक को पूरा विश्व बैंक ना लिखे आप, वर्ल्ड बैंक ऐसे लिख दीजिए सीधा। यूनेस्को को हिंदी में लिखने में टाइम लगता है, UNSCA यूनेस्को लिख दीजिए। तो WHO लिख दिए। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन लिखेगा आपका टाइम जाएगा। WHO हर कोई जानता है शॉर्ट फॉर्म, और आयोग के साफ साफ निर्देश भी है कि आप टेक्निकल वर्ड जो है इंग्लिश में लिख सकते हो। तो ये देखिए MSME हो गया। अन्य कुछ MSME अगर याद रखने हैं तो ये रख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। फिर भी जूट, चीनी, स्टील वगैरह लिखना है तो ये देख लीजिए आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। देखिए तीसरे सेक्टर की भागीदारी कितनी है, सर्विस सेक्टर की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। यही दिक्कत है हमारे यहाँ, उससे GDP तो बढ़ रही है लेकिन वहाँ इतने रोजगार नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी रोजगार विहीन ग्रोथ का क्वेश्चन आता है, जॉबलेस ग्रोथ, उसमें आप लिखेंगे कि तीसरा सेक्टर जो कि कम रोजगार देता है लेकिन GDP में उसकी भागीदारी है।
हमारे यहाँ क्या है, एक्चुअली क्वांटम जंप हुआ है। प्राइम जनरली चाइना या जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ क्या होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर बढ़ता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। हमारे यहाँ क्या हुआ, 1991 के बाद आईटी सेक्टर का बोलबाला आया और प्राइमरी से सीधा हम जंप कर चुके तीसरे सेक्टर पर, अर्थात सेवा सेक्टर पे। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो कमज़ोर पड़ गया। यही कारण है कि आज हर जगह चाइना के आइटम आपको दिखाई देते हैं, जबकि जनसंख्या में तो हम उससे ज़्यादा है, लेकिन हम इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अब मेक इन इंडिया जैसी पहले आई है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। तो ये आप ऐसे लिंक करेंगे। आईटी सेक्टर देखिए, थर्ड एट द रेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर विकास में क्या है, तीसरा योगदान है विश्व में। 7.5 भागीदारी इसकी जीडीपी में है। पर्यटन देखिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर की बात रही तो उसमें पर्यटन भी आएगा। 7% भागीदारी है जीडीपी में, और विश्व में 8वें नंबर पर हम हैं। इसके देखिए, इसको मैंने ट्रिक सी बना ली, एक साथ घूमो सभी, जिससे कि क्या है 7% याद आ जाएगा। एक साथ घूमो, ऐसे साथ याद आ जाएगा, तो 7% आप लिख दीजिए। टेलीकॉम सेक्टर, डिजिटलीकरण पे जब भी आता है, डिजिटल डिवाइड में देखिए, डिजिटल डिवाइड लिख देते हैं आप हर जगह कि कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या होगी ना, तो आप लिखेंगे डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ऐसे लिख देंगे आप। लेकिन आप अगर ब्रैकेट में घनत्व बताएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अलग ही प्रभाव पड़ेगा। कितना है शहरी घनत्व, कितना है 135%, अर्थात एक लोग के पास एक से ज़्यादा भी फ़ोन है। और गांव में कितना है 60%, हर व्यक्ति के पास एक फ़ोन भी नहीं है। तो ये आप लिखेंगे डिजिटल डिवाइड। कुल टेली घनत्व कितना है हमारे देश का, 86%, तो ये भी आप लिखेंगे। इंटरनेट उपभोक्ता 80 करोड़ हो चुके हैं, जबकि गांव में केवल 31% ही है और बाकी सब शहरों में है। तो ये डिजिटल डिवाइड ऐसे लिखोगे आप, या तो ये डेटा लिखिए या ये डेटा लिख दिए कि इंटरनेट की रीच कम है कहाँ, गांव में, मतलब 3 में से एक ही व्यक्ति का इंटरनेट एक्सेस कर पाता है, जबकि हमारी जनसंख्या क्या है 60% से अधिक गाँव में है। तो ये उल्टा हो रहा है काम। डिजिटल साक्षरता 45%, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। तो ऐसे ब्रैकेट में ऑक्सफैम लिखेंगे, सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा तैयार। बेरोजगारी दर का डेटा आप याद कर लीजिए, वहाँ याद नहीं आता फिर। 3.5% PLFS के अनुसार है बेरोजगारी का डेटा। एक्चुअली एक तो सरकार जारी नहीं करती है, तो आप CMI वगैरह के आधार से लिख सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कुंडली मार कर बैठी है। NSSO को भी हटा दिया इन्होंने, और वो डेटा कुछ अब पब्लिश नहीं कर रही है सरकार बेरोजगारी का। लेकिन आपको किसी प्राइवेट संस्था का दे सकते हो, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो इसका आप डेटा दे सकते हो। कितना है 45% युवा बेरोजगारी है। युवाओं में जो है मतलब आधे जो है खाली बैठे हैं बेचारे, विश्व में प्रथम है हम। गिग अर्थव्यवस्था देखिए, ये 2-3 डेटा याद करिए सीधा, इससे ज़्यादा याद ही नहीं करना। कितना है 100 नई जॉब में से 56 जॉब गिग में जा रही है, तो 50% जॉब जो है गिग इकोनॉमी के तहत जा रही है। तो ये डेटा आप लिख देंगे। जब भी गिग इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा इंट्रो में ये डेटा लिखिए, और 2 लाइन में आपका इंट्रो बेहतरीन वाला हो जाएगा। सालाना किस गति से बढ़ रहा है देखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है इसकी, 17%, तो ये लिखिए आप। देखिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, जब कोई क्वेश्चन आता है ना, उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सालाना बतानी है आपको। ये एग्जामिनर को भी जो कॉपी चेक करेगा उसको इतना याद तो होगा नहीं, हर डेटा लेके नहीं बैठेगा वो, फ़ोन उनको अलाउड नहीं होता वहाँ। तो लगभग सभी की ग्रोथ जो है ना 10+ है, 10 से 12-14%। तो आपको नहीं याद आ रहा है तो लगभग इतना करके लिख दीजिए। जैसे गिग इकोनॉमी का लिखना है या खाद्य प्रसंस्करण का लिखना है, तो लगभग 12% सालाना ग्रोथ ऐसे लिख दीजिए आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौशल देखिए, 5% लेबर ही केवल हमारी स्किल्ड लेबर है, जबकि साउथ कोरिया में कितनी 95% है ना, और USA में 50%। ये डेटा आप लिखेंगे, 2 याद कर लीजिए, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 45 से 50% ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। किसकी रिपोर्ट आई थी ये, इस इंडिया स्किल रिपोर्ट। तो जब भी आप इस प्रकार की रिपोर्ट देंगे तो आपका उत्तर प्रभावी हो जाएगा। स्टार्टअप हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे बताया था। अभी क्या है 1 लाख प्लस जो है स्टार्टअप DPIIT से पंजीकृत है, अर्थात रजिस्टर्ड है। वैसे तो बहुत सारे स्टार्टअप हैं, 100+ यूनिकॉर्न हो चुके हैं हमारे, हर महीने एक यूनिकॉर्न तैयार हो रहा है। तो ये लिखिए आप, जब भी इसकी ग्रोथ होगी। जब इसका नेगेटिव पॉइंट लिखना होगा तो ये लिखिए आप, 90% स्टार्टअप जो है 5 साल के भीतर ही फेल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। उदाहरण देंगे किसका, बेजूज का। एक बार कितने टॉप पर पहुंचा था ये, लेकिन अभी फेल हो चुका है पूरी तरह। थर्ड इकोसिस्टम है हमारे यहाँ ना, US से चीन के बाद जो है भारत ही तीसरे नंबर पर है हमारे स्टार्टअप में, तो ये लिखेंगे आप। और सबसे अच्छी बात है कि 14% महिलाएं जो है स्टार्टअप को लीड कर रही हैं, तो ये लिखेंगे आप। जब भी महिला सशक्तिकरण की बात आएगी, स्टार्टअप की बात आएगी, समावेशन की बात आएगी, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आएगी, तो देखिए कितनी जगह एक डेटा आपका प्रयोग होगा। ऐसे ही ई कॉमर्स का है, जो ई कॉमर्स की परिभाषा आप
अगर क्वेश्चन आता है तो परिभाषा क्या लिखोगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार लिखेंगे आप। तो क्या है ये थोड़ा ब्लर हो गया, मैं बता देता हूँ। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री ई कॉमर्स कहलाती है। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया, यहाँ आप भी इसे याद कर लीजिए। जब भी परिभाषा आती है बेटर है कि आप किसी संस्था के अनुसार लिखिए, मतलब परिभाषा मतलब इंट्रो में जब आपको लिखना है, परिभाषा तो पूछेगा नहीं, या पूछ भी सकता है ई कॉमर्स क्या है परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। इससे ही आपके उत्तर में जान आएगी। जलमार्ग देखिए, अब समुद्री रेखा कितनी है, ये 7500 किलोमीटर से बढ़कर कितनी होगी, अब 11,000 प्लस 11,038 शायद कितनी है, एग्जैक्ट याद कर लीजिए आप। नहीं याद आ रही है तो लिखिए 11,000 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा भारत की वर्तमान नए सैटेलाइट आंकड़ों से है ना। पुरानी 7500 अब गई, अब आप हर जगह 11,000 लिखेंगे। अंतर्देशीय नौगम्य मार्ग कितना है, 14,500 किलोमीटर लगभग, जो मतलब इनलैंड से नहर वहर के थ्रू जो जाता है। बंदरगाह बड़े कितने, 12, छोटे 200 से भी अधिक है। समुद्र से व्यापार कितना होता है, वॉल्यूम अर्थात आयतन के हिसाब से 95% और वैल्यू के हिसाब से 70%। तो जब अंतर्देशीय जलमार्ग की बात आएगी या जलमार्ग की बात आएगी, तो अगर ये डेटा आपको याद है ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन बेहतरीन होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आप लिख ही लोगे, है ना। इसमें पीएम गति शक्ति जोड़ेंगे फिर आप, है ना, सड़क कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, एंड टू एंड कनेक्टिविटी जोड़ेंगे। लास्ट जो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी का अभाव है, इसलिए जलमार्ग बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि जलमार्ग तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ तक जो है ले जाने वाली रोड अच्छी नहीं है। तो ऐसे आप लिखेंगे नेगेटिव जब भी आता है। और नेगेटिव में भी लिख देंगे आंतरिक जलमार्ग का विकास केवल 2% हुआ है हमारे यहाँ, जबकि अभी काफ़ी संभावनाएं हैं। जबकि चीन में का उदाहरण देंगे इसके साथ, जब भी तुलना करनी है तो चीन का दे सकते हैं, देखिए 10%। हमारे पड़ोसी देश बांग्ला प्रतिशत जो है आंतरिक जलमार्ग का प्रयोग करता है जो परिवहन में है, तो ये आप देंगे। तो ये 2 डेटा याद रखेंगे, इससे अलावा आपको याद करना ही नहीं है, इतना ही डेटा याद करना है केवल। ऑक्सफैम डिजिटल इकोनॉमी, फिर वही डिजिटल साक्षरता बताई थी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट 45%। इंटरनेट उपभोक्ता दूसरे नंबर पर है, 80 करोड़ हमारे यहाँ लगभग, और प्रयोगकर्ता कितने हैं, 31% यहाँ, और इतने ग्रामीण और शहरी। ये डिजिटल डिवाइड में आप देंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था देखिए, ये बार बार आता है, सर्कुलर इकोनॉमी सीधा क्वेश्चन आता है। तो 2030 तक कितना है भारत की, लगभग डॉलर मतलब 45 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2030 तक, तो ये लिख दीजिए। देखिए ये थोड़ा ना ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको ना, ट्रिक ऐसे लगाइए। अगर चक्रवृद्धि अर्थव्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको वर्तमान का नहीं पता है, तो आप 2030 तक का लिख दीजिए, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग डेटा देती है। अब ये ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन देखें, DPIIT पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था, ये बताइएंगे इसके लिए क्या क्या पहल कर रही है सरकार। शॉर्ट में देखिए कीवर्ड मैंने क्या लिखा, 2 मॉडल लिख दिया, मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल, है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्पेसिफिक जब आप लिखोगे तो आपका उत्तर अच्छा होगा। अब मार्केट प्लेस क्या होता है, मार्केट प्लेस मॉडल वो होता है जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट की, सब वहीं के ऊपर आपका बिकता रहेगा सामान, है ना। जैसे कोई मान लिया आपको उससे बेचना है अमेजन से कोई सामान, तो अमेजन के यहाँ रखो ना रखो सामान, आप अपने यहाँ भी रख सकते हो, है ना। अमेजन केवल सामान बेच रहा है आपका, आपको कस्टमर दे रहा है। हालांकि उनका अपने वेयर हाउस भी होते हैं, वो अलग है। और मीशो है, मीशो का तो कोई वेयर हाउस नहीं है, तो वो एग्जाम्पल देंगे आप। तो उसमें क्या रजिस्टर करता है केवल बायर और सेलर, और वो कर लेते हैं, केवल मार्केट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा मॉडल होता है इन्वेंट्री मॉडल, जैसे आप देखते हो ये क्या बोलते हैं, बिग बास्केट और कंट्री डिलाइट का दूध, ये क्या बोलते हैं कि हमारा दूध आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहीं से मिलेगा। ये क्या करते हैं, अपना इनका खुद का इन्वेंट्री है, ये तुरंत वहाँ से उठाएंगे सामान और आपको दे देंगे। तो 2 मॉडल आप बताइए, मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल, जब भी ई कॉमर्स की बात आती है। तो ये आपका उत्तर औरों से अलग बनाएगा। जनरली ये चीज़ें नहीं लिखते हैं, मैं भी इतनी कॉपी चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ, तो ये छात्र जो है इसको छोड़ देते हैं। चिंता क्या है, ये प्राइसिंग का घटाकर करते हैं, प्रीवेटरी प्राइस और कार्टेलाइजेशन। अच्छा, कार्टेलाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है कि 2 कंपनियां मिलकर ना 60 काट ऐसे करती है, बाकी छोटी कंपनियों को दबा देती है। अभी आप देखते होंगे कि MMT मेक माई ट्रिप और ओयो का कार्टेलाइजेशन हुआ था। इन्होंने क्या किया कि आपस में बुकिंग कर ली, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपस में टाई अप कर लिया, तो दूसरी छोटी कंपनियां क्या है, इनसे कम्पीट ही नहीं कर पाएगी। डेटा ये रहा देखिए, 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स तो आपको पता ही है। ई कॉमर्स तो अभी आप पिछले 2-3 साल में देख लीजिए, अब जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गया, Tier 2 Tier 3 शहरों तक भी। तो ये आप यूज करेंगे डेटा। 135 बिलियन की है फिलहाल वर्तमान में, 350 बिलियन 2030 तक हो जाएगी, बस सीधा
ये देखिए 3 गुना हो रहा है, तो लगभग 35% सालाना ग्रोथ हो रही है इसकी। ये आगे देखिए ग्रीन मोबिलिटी पहल देखते हैं। भाई ग्रीन मोबिलिटी पहल में भी पिछले साल क्या था कि 10,000 बसें चलाई थी प्राइवेट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, पीपीपी पर। ये देंगे आप। पीएलआई में क्या हो रहा है कि उन्नत उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण, ये कार्यक्रम चलाया गया था। 18,000 करोड़ इसके लिए फंड जुटाया गया था। ई अमृत पोर्टल लिखेंगे आप। ये क्या है, नीति आयोग और यूके सरकार जो मिल गए हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करिए ईवी सेक्टर को, तो ये लिखेंगे आप। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2013, ये आप जरूर लिखेंगे। इसमें क्या है, 6-7 लाख जो है व्हीकल हो जाएंगे 2020 तक, ये लक्ष्य रखा था, है ना। तो ये आप मतलब 4-5 डेटा आप याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फेम योजना चल रही है, फेम 1.0, 2.0, 3.0, ये चल रही है सब। नीति आयोग क्या बोल रहा है, और प्लस एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किस और कार्य कर रहे हैं, ईवी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को सहारा देने के लिए, जो ईवी से जुड़े स्टार्टअप है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, प्लस चार्जिंग स्टेशन को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये आप लिख देंगे। ग्रीन नंबर प्लेट दी है, तो उसमें सरकार छूट दे रही है, तो ये सरकार की पहल है। E20, फेम, स्क्रैपेज योजना, ये सब इनके थ्रू क्या है, ग्रीन व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है सरकार। फेम 2 योजना में 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया था 1924 तक, 2019 से 24 तक। तो ये आप डेटा याद कीजिए। गिग इकोनॉमी बता दिया गया है। ये देखिए गिग इकोनॉमी के लिए अगर सरकार के प्रयास या पहले आती है, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, उसके तहत की गया है कि इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। राजस्थान का उदाहरण दीजिए, इसमें सबसे बढ़िया जब भी आता है कि राजस्थान ने क्या है, सबसे पहले बिल लेकर आया था गिग वर्कर्स जो है उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, उनका बीमा वगैरह कराने के लिए। वेतन संहिता 2019, इसमें क्या है कि मिनिमम वेतन निर्धारण किया है कि भले ही गिग वर्कर है उसको भी इतना वेतन मिलेगा। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल पे क्या है कि ये लोग रजिस्टर करा सकते हैं, तो इनको फिर क्या है, एक डेटा रहेगा सरकार के पास, सरकार उसी हिसाब से नीतियाँ बनाएंगी। अब इनमें क्या है, जवान लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो औसत आयु क्या है 27 वर्ष, और औसत वेतन 18,000, ये आप एक डेटा देंगे। गिग वर्कर्स की संख्या देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ी, ये देख लीजिए डेटा। 2021 में कितना था, 20-21 में 77 लाख, और 2029-30 तक कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़। तो जब इतनी संख्या में गिग वर्कर बढ़ रहे हैं, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी है। अब पीएम गति शक्ति देखिए, ये एक बड़ी फेवरेट योजना है। ये कई साल इसको हो चुके हैं, लेकिन अब भी उतना ही इसका महत्व है, क्योंकि इसको आप कहीं भी कोट करेंगे, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा वहाँ इसको कोट करेंगे। क्या होता है मल्टी, एक तो जब इसको डिफाइन करते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता कि क्या बताएं। तो इसमें एक सिंपल से एक लाइन याद रख लीजिए, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान है ये, बस सीधा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अर्थात रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, सबको जोड़ने वाला जो होता है वो उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल। इसकी दूसरी खूबी क्या है कि 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला डिजिटल मंच है। अर्थात देखिए जब सड़क बनती है ना, उसमें कितने मंत्रालयों का काम होता है भाई। एक तो अगर वो गांव के क्षेत्र से जुड़े तो पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम होगा, भूमि अधिग्रहण का काम होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होगा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का काम होगा, ये सब कार्य होंगे। तो इतने जो एक काम के लिए इतने मंत्रालयों का हस्तक्षेप होता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक मंच बना दिया कि कोई भी रिक्वेस्ट कहीं पेंडिंग होती है तो वो तुरंत देखेगा कि अच्छा मेरे यहाँ पेंडिंग है, तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा, जब भी डेवलपमेंट का कार्य होगा तेज़ी से बढ़ेगा। इसके 6 स्तंभ है। देखिए 6 स्तंभ आपको अगर नहीं याद रहते हैं तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। सैडकोप कैसे भाई, गति शक्ति का काम क्या है कि हमारी जो है सड़कों पर आवाज़ जो है और तेज़ी से गति हो वाहनों की, इसीलिए तो गति शक्ति योजना है, इसका नाम ही ऐसा है, जिससे सड़क वगैरह बनेंगे और तेज़ी से गति होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी घटेगी। तो सैडकोप, अच्छा जब देखिए जब सड़क पे ना निर्बाध गतिविधियाँ होगी, मतलब ट्रक आते जाते रहेंगे बिना रोक टोक के, तो सैडकोप मतलब जो है पुलिस वाले दुखी हो जाएंगे बेचारे, क्योंकि वो उनको रोक के ना उनसे पैसे नहीं पाएंगे। ये ट्रिक मैंने बनाई है ऐसी, है ना, ये इसका कोई संबंध नहीं है इससे, लेकिन ट्रिक बना लीजिए क्योंकि 6 याद रखने ना, सैडकोप। अब इनसे याद रख लीजिए आप। देखिए ये इनकी ट्रिक है। एस से क्या है, एक समन्वय आ गया, है ना। ए से क्या है, एनालिटिक आ गया अर्थात विश्लेषण आ गया। डी से क्या है, डायनेमिक आ गया अर्थात गतिशील होगी। सी से क्या है, कोप कम्प्रिहेंसिव हो गया अर्थात व्यापकता आ गई। ओ से क्या है, अनुकूल ऑप्टिमाइजेशन अर्थात अनुकूल हो गया। और पी से क्या है, ये प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता तय करना, कौन सा प्रोजेक्ट पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा है तो 1-2 ट्रिक जो आपको सीधी सीधी लिंक हो रही है वो तो याद कर ही लीजिए कम से कम। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए थे अभी, देसी डी आपको बताया था। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, ये हमेशा याद कीजिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मनी लॉन्ड्रिंग,
अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के जब भी 3 स्टेप आते हैं, आरबीआई ने बताया कि 3 चरण में होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। धन को क्या है, सबसे पहले तो हम प्लेस करेंगे, कहीं किसी सिस्टम में घुसाएंगे, फिर लेयरिंग बनाएंगे, अर्थात इतनी लेयर बना देंगे कि वो इनकम टैक्स के लिए उसको ढूंढना ही मुश्किल हो जाए। मतलब इतनी ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन, इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से इस बैंक, इस कंपनी से उस कंपनी, ऐसे कर देंगे तो लेयर बन जाएगी। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन। फिर उसको क्या करेंगे वापस, क्योंकि धन शोधन का काम क्या है कि काले धन को सफ़ेद करना, अर्थात वाइट, ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना। तो क्या करेंगे, इधर ब्लैक मनी किसी बहाने से सिस्टम में घुसाएगी पैसा, और फिर उसको टैक्स वगैरह पे करके अपना उनको नंबर 1 का पैसा दिखा देगी। तो यही काम है धन शोधन का। तो इंटीग्रेशन वापस फिर सिस्टम में ले आते हैं इसको, बैंकिंग सिस्टम में। तो ये 3 चरण आप जरूर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे 1, 2 और 3 ऐसे बनाएंगे। इसको ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, लेकिन यहाँ फिर एरो जरूर दिखाइए आप, 1, 2 और 3 कौन सा पहला चरण है, कौन सा दूसरा है और कौन सा तीसरा है, ऐसे। ये आप याद कर लीजिए, जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिखना ही लिखना है, ये पहली डिमांड है क्वेश्चन की। अगर ये नहीं लिख रहे हो आप तो समझो कि आपका धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक ही तैयार नहीं है। 2 इसके आप ये याद करेंगे, फेमा और पीएमएलए। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, और फेमा तो पता ही है आपने 1999 में जो आया था। इनके तहत क्या होता है, जो भी धन शोधन में शामिल कंपनियां होती हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये याद करेंगे आप। नोटबंदी देखिए, बेनामी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 2018, तो ये सब सरकार की पहली थी। इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है एक वो बनाई गई थी इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए। तो ये आप याद करेंगे। जब मतलब ये 4-5 चीज़ें डेटा तो याद करना है आपको। अब क्या होता है कि विश्व बैंक का एक डेटा है कि 2 से 2.5% जो है वर्ल्ड की जीडीपी को नुकसान होता है, किससे, मनी लॉन्ड्रिंग से, केवल धन शोधन से की प्रक्रिया से गुजरता है इतना धन, है ना। तो उतना ही नुकसान हो गया, जितना भाई जितना प्रक्रिया से गुजरेगा उतना ही नुकसान है सीधा। तो ये आप याद रख लीजिए, हमेशा ये डेटा आपको यूज करना ही करना है। मतलब ये 4 चीज़ें आप याद करेंगे और गांठ बांध लेंगे कि ये मुझे याद करना है और लिखना भी है, या केवल याद नहीं करना है, लिखना भी है एग्जाम में जब आएगा। फिर बाकी जो है क्वेश्चन की डिमांड में कहाँ ये फिट हो रहा है वो आप प्रैक्टिस से सीख लोगे। पहली तो चीज़ आपके पास कंटेंट और डेटा होना तो चाहिए, तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे उसकी। जब होगा ही नहीं तो फिर क्या प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें तो लिखने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे उत्तर लिखोगे। और अगर आप खराब उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप खराब उत्तर लिखने ही करते रहोगे। आपको लगेगा मैंने इतना लिख लिया, 200 टेस्ट, 500, लेकिन जब आप प्रैक्टिस ही ठीक नहीं कर रहे हो तो फिर आपका उत्तर ठीक थोड़ा ही होगा, फिर आपको और क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, गलत उत्तर लिखने की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए अच्छे लिखने की प्रैक्टिस करें। शुरू में भले ही आप एक क्वेश्चन लिखने में आधा घंटा लगाए, 1 घंटा लगाइए घर बैठकर, लेकिन जब लिखिए उसको बढ़िया, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आएगी वो बढ़िया ही आप तुरंत लिख देंगे 5 मिनट में या 7 मिनट में। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ये जीएस स्ट्रीम के सिलेबस में आप देखेंगे उठा के जो का तो टॉपिक लिखा है। तो जब जो का तो टॉपिक लिखा है तो उसका कम से कम उसका तो डेटा याद करिए, उसके पॉइंट याद कीजिए, उसके कीवर्ड याद कीजिए। रक्षा बजट कितना है, लगभग 14%। रक्षा विनिर्माण एफडीआई कितना हो गया सरकारी रूट से, 100%, और ऑटोमेटिक रूट से ये होगी 74%। तो ये याद कर लीजिए आप। टीडीएफ देखिए, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये आप याद रखेंगे। ये इससे क्या हो रहा है, इसके तहत जो है फंडिंग कर रही है उन कंपनी को जो रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो मान लिया तोप बना रही है, टैंक बना रही है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी बनाया है, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, इससे क्या है कि सरकार ने बोला कि 209 प्रकार की जो वस्तुएं हैं ना, ये देसी कंपनियों से ही खरीद होगी इनकी केवल। तो इससे क्या होगा, जब देसी कंपनी से ही खरीदेंगी हमारी कंपनियां जो वो बना रही हैं, डिफेंस की कंपनियां इक्विपमेंट बना रही हैं, तो हमारी जो कंपनी है उनको, एमएसएमई जो छोटी कंपनियां और जो अपनी घरेलू कंपनियां उनको बढ़ावा मिलेगा। तो उससे क्या होगी, आत्मनिर्भरता है कि हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये देखिए, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, ये आप लिख लीजिए। ये एक नीति दस्तावेज है, क्या, रक्षा उपकरण प्लेटफॉर्म तकनीकी खरीद और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके एक लाइन लिख लीजिए, कभी याद ना रहे भाई, एक्विजिशन से तो याद आ जाएगी एक्वायर कर रहे हैं कुछ चीज़, तो उसी प्रकार से इसकी जो है एक लाइन की आप व्याख्या कर देंगे। डिफेंस कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये तो सबको ही पता है, ये पॉइंट तो कोई भी लिख लेगा। अब ये सुरक्षा बल वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया पहले कि 7 प्रकार के होते हैं, इनको 3 भागों में बांट के लिखोगे आप। ये देखो, 4 इधर, 1 इधर, 5 और 6, 7 ऐसे लिखेंगे आप। ऐसे नहीं कि लाइन से 7 लिख दिए, उससे क्या होगा, आपका खाम पेज भरेगा और कॉपी में एग्जामिनर देखेगा कि यार इसने तो ऐसे ही पेज भर दिया और लिखा भी कुछ काम का नहीं है।
तो इसमें आप लिखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने बताया था, हम बीएसएफ कहाँ डिप्लॉय होती है, एसएसबी कहाँ होता है, एनएसजी कहाँ होती है, सीआरपीएफ कहाँ होता है। जैसे संसद के हमला इसकी सुरक्षा करती है, आंतरिक सुरक्षा करती है, लोक व्यवस्था के लिए सीआरपीएफ आपको पता है कहीं भी तैनात हो जाती है। सीआईएसएफ क्या है, हमेशा ये बड़े बड़े संस्थानों में रहते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आप देखोगे, मेट्रो पे देखोगे आप, जो रिजर्व बैंक का ऑफिस है वहाँ देखोगे आप, एनएससी का जो कार्यालय है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ सीआईएसएफ होती है। तो इनकी पोस्टिंग हमेशा अच्छी जगह होती है। तो ये याद करेंगे आप सारे के सारे। और ऐसे ही प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है, इसकी भी ये जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो आप ये जरूर लिखेंगे कि जो हमारा प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज है इस और एक अच्छी पहल है, क्योंकि हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया क्या क्या करना है। अभी 12 प्राथमिक क्षेत्र तो आपको पता ही है, ये लिख लेंगे आप। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, ये देखिए, ये चिकित्सा, ये और आईओटी। देखिए कीवर्ड लिख लीजिए वियरेबल टेक्नोलॉजी, अर्थात जो गैजेट आजकल पहनते नहीं, आप देखते हैं कि हार्ट बीट के लिए कोई ग्लूकोज मॉनिटर पहनता है, ये सब। सिंथेटिक बायोलॉजी, ये जो कपड़े वगैरह बनते हैं, है ना, ये सब। 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर जो है प्रौद्योगिकी दस्तावेज 12 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन की बड़ी दिक्कत होती है टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है, कि ब्रेन गेन क्या होता है कि जब हम बाहर से लोग खींच रहे हैं इंटेलिजेंट लोगों को, ब्रेन ड्रेन जब हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर भाग रहे हैं। तो ब्रेन गेन के लिए कुछ पहले थी रामानुज फेलोशिप, वज्र योजना, है ना, वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप, ये सब आप जरूर लिखेंगे। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना, इसमें क्या है 25,000 प्रति माह दिए जाते हैं 5 साल के लिए, जो भी R&D करते हैं छात्र हमारे। तो दोस्तों ये माइक्रोनोट्स कैसे लगे आपको बताइए, कमेंट जरूर कीजिए कि अगला माइक्रोनोट्स का वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको लाभ मिले इससे। और इतनी अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाया है, आई होप कि दैट इज़ यूजफुल टू यू। तो आप एटलीस्ट एक लाइक करके जाइएगा वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।